इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कानूनी टीम है, ये उनकी कामयाबी है कि उन्होंने भरपूर दलाइल के साथ जो अदालत है उसको इस बात पे कायल किया और ये मुकदमा उसको खारिज कर दिया गया। उन्होंने ये प्लान किया कि अगर ये केस ख़त्म हो गया 295C का, तो फिर तेरा क्या बनेगा कालिया। फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कानूनी टीम है, जो उसके हेड हैं, मैं तो उन्हें सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी वक्त का कहता हूँ इस केस के हवाले से। एक और आम मामला जो लाहौर में जारी है, वहाँ पे हालात काफ़ी कशीदा हैं। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक मुहाजराई जारी है, वहाँ पे क्रैक डाउन किया गया है। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है। ये वो जंगी लिबास है जो हमारे मुजाहिदीन सर पर पहना करते थे। आपको भी स्मूथ फ्लोटेला पे जाना चाहिए था। और जिस तरह से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब सारी दुनिया के सामने वो इसराइल से टकराए हैं, वो गाजी बन के आए हैं, तो अगर आप भी जाते तो आप तो माशाल्लाह जवान थे और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का जो किरदार है वो भी अदा हो जाता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं हूं मोहसिन हमायूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे जिस तरह से आपको पता है, पहले एक केस है बहुत ही हसास किस्म का 295C का, और वो केस इंशाअल्लाह बहुत जल्द अदालत से खारिज होने के इम्कानात हैं, क्योंकि तमाम तर दलाइल जो हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो वकला की टीम है उन्होंने मुहैया कर दी हैं अदालत को। लेकिन जो मुखालिफिन है, अब उनको भी पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो केस है उसमें कुछ भी नहीं है, और एक बच्चा भी समझता है कि वो नकल कुफर वाला मामला था, वो दूसरों के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने ये प्लान किया कि अगर ये केस ख़त्म हो गया 295C का, तो फिर तेरा क्या बनेगा कालिया, तो वो वाला मामला हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक और केस जो है 295B का, वो एक शोशा छोड़ रहे थे कि वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे दायर करेंगे। तो उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कानूनी टीम है, ये उनकी कामयाबी है कि उन्होंने भरपूर दलाइल के साथ जो अदालत है उसको इस बात पे कायल किया और ये मुकदमा उसको खारिज कर दिया गया, यानी उसके दायर होने से पहले ही वो खारिज हो गया। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कानूनी टीम है, जो उसके हेड हैं, मैं तो उन्हें सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी वक्त का कहता हूँ इस केस के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस केस को संभाला है और जिस तरह से मुकदमा कायम किया गया और फतवे लगाए गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे, तो उन्होंने बहुत ही कमाल के अंदाज से इस केस को हैंडल किया है। और इस हवाले से उन्होंने न सिर्फ मुफ्तियान कराम को खतूत भेजे, उनसे फतावा तलब किए, उन्होंने फतावा जमा किए, उस फतवे को गैर इस्लामी साबित किया दलाइल के साथ, फतावा की रोशनी में, मुफ्तियान कराम के जो बयानात थे, जो फतावा थे, उनकी रोशनी में, फिर उसको कानूनी लिहाज से बड़े बड़े कानूनदानों ने जिस तरह से उस पर अपनी राय का इज़हार किया, जिस तरह से उसकी दजियाँ बखेरी, उसको गैर कानूनी साबित किया, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का वो फ़ैसला हो या जिस तरह से उनको रेफ़र किया गया वो हो, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर इसको आप देखें तो जिस तरह से फंसाया गया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ तमाम तर जो फ़िरक़ों के मौलवी थे, जो दलाइल के ज़रिए उनसे बात नहीं कर सकते थे और उनकी दुकानें बंद हो रही थी, तो उन्होंने गठ जोड़ करके जिस तरह से ये एक साजिशें की और ये जाल बनाने की कोशिश की, मकड़ी का जाला, तो उसके ख़िलाफ़ बहुत ही कमाल अंदाज में जो मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब और उनकी जो टीम है, बहुत ही कमाल का उन्होंने काम किया है, दलाइल जमा किए हैं। और ज़ाहिर बात है, आपको पता है अदालत में दलाइल चलते हैं, वहाँ पे दलील चलती है, वहाँ पे मुफ्ती साहब का वो मजमा नहीं लगा होता कि उनके जो 2 लाइनों का फतवा है वो चल जाएगा और उनका जो मजमा है सुबहान अल्लाह के नारे लगाना शुरू कर देगा, या मुश्ताइल होकर वो बाहर निकल के लोगों पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे। ये अदालत है, यहाँ पे सबूत चलते हैं, यहाँ पे दलाइल चलते हैं। मेरी हाफिज ताहिर अयूबी साहब जो कि इंजीनियर साहब के वकील हैं, उनसे बात हुई है, तो हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने नाज़रीन कराम मुझको बताया कि इस्तिगासा की दरखास्त 295B के तहत मुकदमा दर्ज करने की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनतों और काबिशों के बाद 295B का इस्तिगासा की दरखास्त जो थी वो दरखास्त खारिज कर दी गई है। तो ये डॉक्टर नसीर भाई जो हैं, उन्होंने मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब जो हैं उनके हवाले से ये खबर दी है, ये खुशखबरी सुनाई है कि अदालत से 295B का जो मुकदमा एक शोशा छोड़ा जा रहा था कि वो भी दायर किया जाएगा, और ताकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 295C का मुकदमा जब खारिज हो जाए और इंशाअल्लाह ये जो आने वाली 16 तारीख है उसकी भी समाअत की जाएगी, जो एक्वाशमेंट का प्रोसेस है उसको भी देखा जाएगा कि ये मुकदमा काबिल समाअत है या नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो मुकदमा भी खारिज किया जाएगा। तो मुखालिफिन की ये एक साजिश थी कि जब वो मुकदमा खारिज हो जाए, वो न चल सके, तो 295B का मुकदमा कायम किया जाए, ताकि ये कानून की एक लाइन है, इसमें अगर लग जाए बंदा और ये केस अगर दायर हो जाए, तो ज़ाहिर बात है कानूनी लिहाज से, कानूनी तरीक़ाकार से उसको खारिज करना या उससे ज़मानत हासिल करना, ज़ाहिर बात है वो कानूनी प्रोसेस होते हैं, उस पर कुछ दिन लगते हैं। तो ये अदालत से आने वाली खुशखबरी थी कि 295B का मुकदमा जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम के दलाइल की वजह से वो दायर नहीं किया जा सका, उसको खारिज कर दिया गया है दायर होने से पहले ही। इसके अलावा एक और अहम मामला जो लाहौर में जारी है, वहाँ पे हालात काफ़ी कशीदा हैं। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान
ایک محاذرائی جاری ہے، وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، سیکورٹی اداروں کی جانب سے۔ وہاں پہ جو رحمت للعالمین مسجد ہے، جو مرکز ہے تحریک لبیک کا، اس کو گھیرا ہوا ہے پولیس نے، اور اعلان کر رکھا تھا تحریک لبیک کے جو مرکزی رہنما ہیں انہوں نے کہ 10 اکتوبر کو وہ فلسطین کے حوالے سے ایک ریلی نکالیں گے۔ تو اس حوالے سے مختلف جو تجزیے ہیں، مختلف جو موقف ہیں، حکومت کا اپنا موقف ہے، تحریک لبیک جو ہے ان کا اپنا موقف ہے۔ بنیادی طور پہ احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا، پاکستان کے شہری کا حق ہے، لیکن وہ احتجاج جو ہے وہ پرامن انداز سے ہونا چاہیے۔ اور تازہ ترین جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق سیکورٹی اداروں نے جو مرکز ہے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور پورے پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے، جہاں پہ 4 بندے جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور اسلام آباد میں بھی بہت ساری جو جگہیں ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے کنٹینر لگا کے، اور موبائل کی جو سروس ہے اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس وقت جاری ہیں، اور حکومت کی جانب سے سخت طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ جو احتجاج تھا۔ تو ماضی میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی، اس وقت بھی تحریک لبیک کے اور حکومتوں کے آپس میں جو معاملات اور تنازعات ہیں وہ چلتے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں، جس طرح سے وہ بیان بازی کرتے ہیں، ابھی حالیہ جو ان کی جو بیانات ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو بھی لطر پھیریں گے ہم، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سرعام مجموع میں وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے حکومت جو ہے اس کو بھی پھر اپنا احساس کرنا پڑتا ہے، اپنی فکر کرنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی لطر پھرنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر اس کو ایڈوانس میں جو ہے حکومت کے اقدامات ہوتے ہیں۔ تو یہی اقدامات شاید حکومت کی جانب سے نظر آ رہے ہیں۔ باقی جو ٹی ایل پی کے جو مرکزی رہنما ہیں، اسپیشلی جو سعد رضوی صاحب ہیں، ماشاءاللہ وہ جوان ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ جس طرح سے آپ وہ ٹوپی لے کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اپنے جلسوں میں لہراتے ہیں بار بار، یہ وہ جنگی لباس ہے جو ہمارے مجاہدین سر پر پہنا کرتے تھے، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس کا مطلب آپ نہیں جانتے۔ وہ کہتے تھے سر پر پہنے، میں نے کہا سر پر پہنیں گے اس وقت جس دن انشاءاللہ جناب اسرائیل کی جانب چل رہے ہوں گے۔ ہم نے یہ اس نسبت سے رکھا ہے، صلاح الدین ایوبی کی نسبت سے رکھا ہے، اس سے آگے کا بھی کچھ نظر آئے، تاکہ جو آپ کے کارکنان ہیں ان کو پتہ چلے کہ جو لیڈرشپ ہے ماشاءاللہ وہ کچھ کرنے کے قابل بھی ہیں، کیونکہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی تھے وہ فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے، وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ تو آپ کو بھی سمود فلوٹیلا پہ جانا چاہیے تھا، اور جس طرح سے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ساری دنیا کے سامنے وہ اسرائیل سے ٹکرائے ہیں، وہ غازی بن کے آئے ہیں، تو اگر آپ بھی جاتے تو آپ تو ماشاءاللہ جوان تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو کردار ہے وہ بھی ادا ہو جاتا۔ تو میری گزارش ہے کہ اب جو نیا سمود فلوٹیلا جا رہا ہے فلسطین کی جانب، تو آپ اس میں ضرور شریک ہوں، تاکہ آپ کے جو کارکنان ہیں وہ صرف شعلہ بیانی والی جو تقریر ہے وہ ٹوپی نہ دیکھیں، بلکہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو کردار ہے، جو جھلک ہے، وہ بھی تھوڑی سی آپ کے اندر دیکھ سکیں۔